नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चौपाल में। मैं हूं गौरव पांडे और आज चुनावी चौपाल लेकर के पहुंचे हैं लखनऊ से सटी मोहनलालगंज सीट पर और यहां पर जानेंगे कि आखिरकार कांटे की टक्कर किसके बीच है। मोहनलालगंज की जनता के बीच है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोहनलालगंज के वार्ड के क्षेत्र के लोग हैं जो जानकारी देंगे कि आखिरकार इस किसकी टक्कर होने वाली है। आपको मैं पहले बता दूं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद कौशल किशोर इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, तो इनसे जो आर के चौधरी हैं वो दावेदारी कर रहे हैं और इसके अलावा बसपा में भी मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया है। जनता है, सबसे पहले कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि वो जनता को दिखा दें किस तरीके से लोग इस चुनावी चौपाल में शामिल होने के लिए आए हैं। बसपा से राजेश कुमार यहां से दावेदारी कर रहे हैं। अब लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस बार 2024 का इलेक्शन कितना खास है और खासकर इसलिए क्योंकि जनता के मन में क्या है, लोग हैं जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपचंद वर्मा। दीपचंद जी, क्या लग रहा है इस बार मोहनलालगंज की सीट पर कांटे की टक्कर है? मोहनलालगंज सीट पर जो भी प्रत्याशी लड़ता है, किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी जीत के दावे करता है और जीत के दावे उसको करना भी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी जो वर्तमान में मंत्री भी हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने विकास के नाम पर इस बार मोहनलालगंज में अपना कदम उठाया है और विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। जितना विकास इन 10 सालों में मोहनलालगंज विधानसभा का हुआ है, हमें तो नहीं लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या पिछले कुछ दिनों में हुआ होगा। विकास के नाम पर हम लोग इस बार जनता के बीच में गए हैं और काम के दम पर अपने वोट मांग रहे हैं। ठीक है, विकास के दम पर भाजपा इस बार वोट मांग रही है। कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं। क्या नाम है आपका? और राजेश रावत। राजेश जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है इस सीट पर? इस सीट पे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास पुरुष है। वो 3 बार विधायक रहे हैं, वो क्षेत्र में जन जन तक पहुंचे हैं, हर घर हर आंगन गए हैं, हर सुख दुख में गए हैं। हमारे सांसद कौशल किशोर जी हैं, वो 10 साल से लापता हैं। आज तक न उनका विकास दिखा, न सांसद जी दिखे। क्यों, आप लोग बताइए, सांसद जी नहीं दिखे। और यहाँ तक कि वो सांसद निधि का प्रस्ताव भी नहीं दे पाए और सांसद निधि वापस चली गई। अरे, क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। अगर 8 करोड़ रुपया 7 करोड़ रुपया वापस गया है तो हमारे क्षेत्र में लग जाता, तो 2-4 रोडें बन जाती, धार्मिक स्थल हैं। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वोट लेने के बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ती। एक रामबाग धाम है अमेठी में, अगर सांसद निधि ना वापस करके 1-8 करोड़ रुपया वहीं लगा देते तो अमेठी का रामबाग धाम चमक जाता। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, केवल क्षेत्र में जनता को छलने का काम किया है सांसद जी। इसके विरोध में वोट पड़ेगा और आर के चौधरी की लोकप्रियता पे वोट पड़ेगा। आर के चौधरी लाखों से जीतेंगे, रिकॉर्ड बनेगा इस बार। आर के चौधरी लाखों से जीतेंगे। आपने भी भाजपा का समर्थन भी किया। कैसे देख रहे हैं? बता रहे हैं 10 साल से तो आए ही नहीं सांसद जी इधर। जिनके आंखों पर चश्मा लोहे का बना हुआ हो, उसको ना तो सांसद जी दिखाई पड़ेंगे और ना विकास दिखाई पड़ेगा। विकास के नाम पर अगर देखना हो तो 10 साल नहीं बल्कि 20 सालों में बता रहा हूं कि मोहनलालगंज से जब आप निकलेंगे निगोहा, और निगोहा से जैसे ही आप सुल्तानपुर रोड पे पहुंचेंगे, एक रोड पड़ती थी, नगराम के नाम से मशहूर थी। अमेठी की बहुत सारी रिश्तेदारियां उस नगराम में थी। लोग नगराम जाना पसंद नहीं करते थे और उनको अगर जाना होता था तो वो गोसाईगंज घूमकर नगराम जाते थे, यानी 25 किलोमीटर और घूमकर जाना पसंद करते थे, लेकिन सीधे जाना पसंद नहीं करते थे। वो हमारे सांसद जी के प्रयास से बना हुआ है। जिसको ना यकीन हो जाकर देख ले, नगराम रोड हमारे सांसद जी के प्रयास से बना हुआ है और ऐसा बना हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। हाईवे भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक नगराम रोड बना हुआ है, और जिसका मात्र हमें लगता है कि सांसद जी ने जितना प्रयास किया है, उस प्रयास के हिसाब से देखा जाए तो हमें भी कल्पना नहीं थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद भी मुझे कल्पना नहीं थी कि इतना बढ़िया रोड बन के तैयार हो जाएगा और लोगों की सुविधाओं में एक चार चांद लग जाएगा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं आसपास के? कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? मोहनलालगंज सीट से कड़ी टक्कर है सपा और बसपा में, या बसपा के प्रत्याशी की तो बात ही नहीं की किसी ने? जीतेगी यही। कौन जीतेगा? भाजपा। भाजपा जीतेगी। काम किया है भाजपा वाले ने? कौशल किशोर आते हैं क्षेत्र में? आते हैं? आते हैं।
रहते हैं? क्या क्या काम किया कौशल किशोर ने? हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे कुछ भी। क्या क्या यहीं रहते हैं? क्या क्या काम हुआ यहाँ आपके क्षेत्र में? भाजपा ने सही काम किया था, उस अच्छा भी काम किया, जीतेंगे। चलिए और भी लोग हैं, पूछ लेते हैं उनसे। क्या क्या लगता है, यहीं रहते हैं? क्या क्या काम हुए हैं क्षेत्र में? यहाँ पे किसानों को छलने का काम किया गया है। खाद जो उसी रेट पे दी जा रही है, 10 किलो कम करके दी जा रही है। गैस कांग्रेस सरकार जब थी 400 मिलती थी, आज 1000-1200 मिलती, सब्सिडी भी नहीं आती है टाइम से। और रोजगार के नाम पे जीरो है सरकार, एक भी पेपर ढंग से नहीं करा पाती। जो भी पेपर होता है हमेशा लीक हो जाता है। सिर्फ नौजवानों को छलने काम किया जा रहा है इस सरकार में। ठीक है, और लोग भी हैं, बातचीत करते हैं। सर कहाँ यहीं रहते हैं? क्या लगता है इस बार कांटे की टक्कर होगी? बता रहे हैं काम तो बहुत हुआ है, आपने बताया कुछ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। जो चौधरी साहब आर के चौधरी जो है वो 3 बार से यहाँ विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वो हर घर पहुँचते हैं, हर आदमी से मिलते हैं। कौशल किशोर तो ऑलरेडी 2 बार सांसद है, 2 बार काम नहीं किया क्या? यहाँ नहीं दिखे। तो जब आए नहीं तो फिर 2014 के बाद आपने 19 में क्यों दिया? हाँ जीते होंगे लेकिन यहाँ से जो है यहाँ नहीं दिखे। यहाँ नहीं दिखे। चलिए और लोग हैं, क्या लगता है सर, अगर वोट जब काम ही नहीं हो रहा था तो फिर 2 बार सांसद क्यों बना दिया? सांसद जब भटका रहा है, आदमी भटका देता है, प्रोपगंडे की राजनीति करता है, तो होता क्या है, आदमी बहक जाता है, माइंड वॉश हो जाता है। जब माइंड वॉश हो जाता है तो आदमी वोट कर देता है। इस तरीके से हुआ है। वरना आप देखिएगा जैसे कि 10 साल से लगातार बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, किसी को सरकारी वैकेंसी में जॉब नहीं मिली है। 10 साल से तो पेपर लीक नहीं हो, पेपर तो लीक अभी हुए। 10 साल से तो परीक्षा केंद्रीय जो भी है, केंद्रीय नौकरियां जो हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, सब में फेलियर है इनका। हम आपके वार्ड, अगर आपके क्षेत्र की बात करें, आपकी संसदीय सीट की, संसदीय क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ? फिलहाल हम लोगों तो कोई काम नजर नहीं आया। सिर्फ बेरोजगारी नजर आई, लोगों के हाथ से काम चला गया, धंधा बिजनेस लोगों का बर्बाद हो गया। ये तो सभी जानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आपकी इतनी ज्यादा जनता परेशान है कि इंडिया गठबंधन को वोट करेगी और देश में परिवर्तन करेगी। इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार यहीं रहते हैं आप? जी यही अमेठी में। क्या क्या काम दिखा? कुछ काम दिखा सड़कों पर? काम वाम तो कुछ नहीं दिखा। किसको वोट दोगे इस बार? साइकिल को वोट दोगे? आर के चौधरी को जितवाओगे? आर के चौधरी को। और भी लोग बातचीत करते हैं। सर क्या है माहौल 2024 इलेक्शन का इस बार? भाई माहौल तो खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी ही का है और मेरा नाम नवाब मोहम्मद अली है। मैं क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ अवध क्षेत्र में। आप ये देखिए पिछले 10 सालों से मुसलसल जो डेवलपमेंट हो रहा है इस क्षेत्र में, चाहे वो रोडों का जाल हो, चाहे वो ऐसी योजनाएं हों कि जो बिल्कुल निचले स्तर पर जाके लोगों को लाभ पहुँचा रही हैं, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आवास हो। मुझे अभी यहाँ पता चला कि यहाँ पे 2800 आवास के लगभग पास हुए हैं, जिसमें से 2200 के करीब मुसलमान भाइयों के आवास रहे। तो यहाँ पर और पूरे देश में मुसलमान सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, चाहे वो जनधन योजना हो। यहाँ तो तमाम देखिए उस तरफ लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा कुछ काम ही नहीं हुआ। अभी अंदर आए तो सड़क भी ऐसी थी कि वो आम इंसान उसमें चल नहीं सकता, 2 बार चला जाएगा तो पैर दुख जाएंगे। देखिए ये लोकल स्तर पे जो बातें होती हैं, ये कहीं कहीं पे कोई चीज़ रह जाती है और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ ही रहा है। आप देखिए वहाँ से यहाँ तक, हम जब काकोरी क्षेत्र से मैं यहाँ पे आया हूँ तो हमें यहाँ पे इस समय गोसाईगंज और अमेठी पहुँचने में मेरे ख्याल में बहुत से बहुत 45 मिनट का समय लगा होगा। और इस पे हम जान रहे हैं कि माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा जो आउटर रिंग रोड पास की गई है, उसी के ज़रिए से हम यहाँ आए। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और एक दूसरे से संपर्क बढ़ रहा है। रोडों के ज़रिए से कम्यूटेशन में जो समस्याएं पहले लोगों को होती थी, अब वो नहीं हैं। और जो थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं या कुछ जो रह गया है, वो भी आने वाली सरकार में इससे बेहतर होगा और इससे ज़्यादा बेहतर हालात होंगे। लेकिन और लोग भी हैं, बातचीत करते हैं। आप तो कह रहे हैं कि लगातार काम हो रहा है, सड़क से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सारे काम किए गए हैं, कैसे देख रहे हैं? काम ये ऐसा कोई नहीं हुआ है यहाँ तो, और बेगारी हुई है। और क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं यहाँ, और मजदूरी के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है।
और ना अमेठी में कोई विकास कार्य हुआ है और ना अमेठी में कोई कारोबार है, ना कोई बिजनेस है। लखनऊ में सिर्फ लोग बड़े बड़े अधिकारी और नेता लोग आकर के बस गए हैं और उन्हीं का फायदा हो रहा है। मजदूरों को, गरीबों को किसी को फायदा नहीं हो रहा है। इस सरकार में ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनको पढ़ाई में पढ़ लिख करके लड़के उनकी उम्र निकली जा रही, नौकरी नहीं मिल रही है और कारोबार तो एकदम ही चौपट हो गया है। सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं उनका फ़ायदा हो रहा है इस सरकार में और गरीबों का फ़ायदा नहीं हो रहा, ना दलितों का हो रहा है, ना मुसलमानों का हो रहा है। ना मुसलमानों को तो बताया आवास, इधर 2200 आवास मुसलमानों को। आवास पहले भी आते थे, पहले इंदिरा आवास योजना नाम होता था, अब जो है प्रधानमंत्री आवास है। इसमें कोई वो नहीं, पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना वो होती थी, मगर और जो कार्य है जिससे लोगों की रोजी रोटी, कारोबार, जिससे आदमी का काम चलता है, ना कारोबार है, ना कोई बिजनेस है, ना कहीं नौकरी है। हम लोग जाते हैं अड्डे पे खड़े होते हैं जाकर के, और जाकर खड़े होते हैं, काम मिलता नहीं। वहाँ पे जो रोटी पका के ले जाते हैं वो वापस लेके खा पी कर चले आते हैं। कारोबार है ही नहीं, काम धंधा है ही नहीं। चलिए फिलहाल चौपाल चल रही है मोहनलालगंज सीट से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाएंगे चुनावी चौपाल में मोहनलालगंज की जनता क्या कह रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चुनावी चौपाल चल रही है मोहनलालगंज सीट पे। लोगों की राय जान रहे हैं कि आखिरकार इस बार मोहनलालगंज सीट कितनी दावेदार यहाँ से खड़े हुए हैं वो कितनी कांटे की टक्कर दे पाएंगे। लोग हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय किस तरीके से। सर यहीं रहते हैं आप? जी भाई साहब, मेरा नाम सोनू है। ठीक है, अभी आर के चौधरी जी का एक बैनर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बिजली, पानी, सड़क अधूरी, शायद यही लिखा हुआ है। आर के चौधरी करेंगे पूरी। ठीक है, बिजली 24 घंटे में मोदी जी की सरकार में मिल रही। ठीक है, पानी मिल ही रहा है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र रह गए थे उसमें भी अन्य जो जल योजना चले उसमें मिल रही। और सड़कें आप देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल योजना के तहत अमेठी की पूरी सड़कें बनी हुई है। ठीक है, और ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा चमकी रहा है। और किसी प्रकार से जो विकास पिछले 10 साल में हुए, हमें तो नहीं लगता पिछले 70 सालों में हुआ है। और पूछिए। अच्छा ठीक है, और भी लोगों से पूछते हैं। देखिए भाजपा का वो भी आ गया बाकायदा, जो डालते हैं ये शिलापट। कैसे देख रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, आप तो भाजपा की तारीफ करेंगे? नहीं, भाजपा की तारीफ नहीं करूंगा, काम की तारीफ करूंगा। जैसे ये सपा की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे नहीं, सपा की तारीफ या भाजपा की तारीफ की बात नहीं है, काम की तारीफ है। मैं मंडल महामंत्री हूँ भाजपा का, अल्पसंख्यक मोर्चे का, और जिला अध्यक्ष हूँ पसमानदा समाज का। पसमानदा समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी तक पसमानदा समाज की किसी पार्टी ने कोई बात नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने उसकी बात की, उसके लिए पसमानदा समाज के लिए काम किया। और समाज क्या काम किया? बहुत से काम किया, पसमानदा समाज को आगे बढ़ाया, पसमानदा समाज की बात की। पसमानदा समाज की बात करता कौन है? सिर्फ वोट बैंक बनाते हैं पसमानदा समाज को। ऐसा विधायक या कोई सांसद हो जो आपके समाज से आता हो? दानिश आजाद अंसारी जी मंत्री हैं, वो हमारे समाज के पसमानदा समाज से जी। और सड़कों पर विकास की बात आप कर रहे थे, विकास के नाम पर क्या? हर घर नल जल, टोटी से 24 घंटे बिजली, कानून व्यवस्था दुरुस्त, समझे। और आज भी हमारी बहन बेटी सुरक्षित निकलती है घर से और सुरक्षित आती है। पहले समाजवादी की सरकार में लोग फोन करते थे बिटिया कहाँ पहुंची हो, लेने आ रहे हैं। आज ये नहीं है, आज कानून व्यवस्था बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल दुरुस्त है, समझे। हर आदमी सुरक्षित महसूस करता है। सपा के लोगों से भी जान लेते हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। दानिश आजाद मंत्री हैं, उनको भी समाज के लिए भी काम किया है। क्या आपके समय में बेटियां सुरक्षित नहीं? बेटियां हमारे समय में सुरक्षित थी। 1400 कितना 2840 बेटियों के साथ रेप हुआ, उसी को प्रत्याशी बनाया, रेप करने वाले को प्रत्याशी बनाया है। यह है बीजेपी। और हमारी इंडिया गठबंधन जुमलेबाजी नहीं करती है। इंडिया गठबंधन जो कहती है वो करती है। चप्पल पहनने वाले को हेलीकॉप्टर में बैठा रहे थे, किसान की आय 2 गुना कर रहे थे। तो अभी 13 गांवों की नोटिस आई कबीरपुर के पास, जो 22 लाख रुपए बीघे का मुआवजा दे रही, उस जमीन का रेट है 2 करोड़ से ऊपर। और 12 साल हो गए, 10 साल हो गए लगभग, जमीन का सर्किल रेट लखनऊ का नहीं बढ़ा। ये फ्लॉप गवर्नमेंट नहीं है? किसानों का शोषण नहीं हो रहा है?
किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों की जमीनें सिर्फ हथियाई जा रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये तो किसान, आप किसान हैं क्या? ठीक है, आप बताइए, आप लोगों का शोषण हुआ है सरकार में? शोषण हुआ इस सरकार में। जैसे कि खाद की बोरी 50 किलो की आती थी, रेट तो कम नहीं हुआ, लेकिन खाद जरूर कम हो गई। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला। काहे की खेती करते हैं आप? अरे खेती का गेहूं है, धान है, यही खेती होती है। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुआ। इसके बाद मोदी जी ने कहा कि मैं वो किसान कानून वापस लेता हूँ। इन्होंने कहा 2014 में जब सरकार में आए थे कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसान आज कम से कम 750 किसान वहाँ शहीद हुआ बॉर्डर पर, और 1 लाख से ऊपर किसानों ने इस 10 साल में आत्महत्या कर ली। भाजपा के लोग भी एक बार पूछ लेते हैं। किसानों वाला सवाल एक बड़ा सवाल है। सर, आपसे बात करूंगा। किसानों का सवाल एक बड़ा सवाल है। एक लंबे समय तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बहुत लंबे समय तक आंदोलन पे बैठे रहे। लखीमपुर खीरी की घटना सबको याद है। कैसे देख रहे हैं किसानों को? कैसे आप स्टैंड, किसानों के मामले में कैसे स्टैंड लेंगे? किसानों के जो हमारी सरकार का एक मत है कि किसान प्रधान, ये कृषि प्रधान भारत है और किसान हमारे अन्नदाता हैं और अन्नदाता को कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। अब अन्नदाता जबरदस्ती कहीं पर कोई काम कर रहे हों तो उसके लिए शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी में ये मायने रखता है। कानून व्यवस्था से अगर कोई खिलवाड़ करेगा, वो चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, तो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ उनको करने नहीं दिया जाएगा। 1 महीने नहीं बल्कि कई महीने तक दिल्ली के बॉर्डर को जाम करके रखा गया, पूरी दिल्ली को बंधक बना के रखा गया, पूरे हरियाणा को बंधक बना के रखा गया, पूरे पंजाब को बंधक बना के रखा गया। वहां के आने जाने वाले लोगों से पूछा जाए कि वो 6 महीने तक किस तरीके से परेशान रहे, उनको पूछा जाए कि उनके यहाँ पर कितनी आत्महत्याएं लोगों ने करनी पड़ गई, कि उनके यहाँ घर में राशन नहीं था। दिल्ली की राशन आपूर्ति बंद कर दी गई। दिल्ली में और जो जरूरी चीजें होती उनको बंद कर दिया गया। इन किसानों ने ही बंद किया था और इन किसानों के बंद करने की वजह से दिल्ली बेहाल हो गई थी। और किसान थे तो सब अपने देश के ही नहीं, किसान नहीं थे, वो सब बिचौलिए और दलाल थे, किसान नहीं थे। किसान तो अपने खेती करने में मस्त था। किसान आज भी खेती करने में मस्त है। किसान आज भी छुट्टी नहीं पा रहा। अभी भी आप खेतों में जाएंगे तो किसान आपको काम करता हुआ मिलेगा। किसानों के पास कोई समय नहीं है आंदोलन करने का। किसानों के पास खेत में काम करने का है। उनके खेत में ही इतना काम। इनसे जवाब लेते हैं। किसान नहीं बिचौलिए थे वो, बीजेपी का ये आरोप है इनका। अच्छा, किसान कानून जो बिल लाया गया था, मोदी जी कह रहे थे कि किसानों के हित में, 13 महीने बाद उसे वापस क्यों लिया गया था? अगर किसानों के हित में था, अगर वो बिचौलिए थे, किसानों के हित में वो कानून था, तो 13 महीने बाद किसान बिल वापस क्यों लिया गया था? बातचीत किससे चल रही है? खैर, वो बातचीत थी, उस समय बातचीत चल रही थी। किसानों का बिल वापस लिया गया कि सरकार को उस समय घुटने टेकने पड़े। किसानों की समस्याओं से जो बिल वापस हुआ, उसमें बिल वापस सिर्फ संशोधन के लिए हुआ था। संशोधन के लिए केवल वापस हुआ था कि उसको संशोधन करके हम लागू करेंगे। किसानों की राय ली जाएगी। अगर हम किसानों की राय नहीं लिए, लागू कर दिए हैं, तो उसको हम बिल वापस करें। इसलिए हमने बिल वापस लिया था कि ठीक, अब किसानों के बीच बैठेंगे और किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिल को नए सिरे से पास कर संसद में और किसानों की सहूलियत के लिए हम लाएंगे, जिससे कि किसान मालामाल हों और उनकी आय दोगुनी हो जाए। चलिए, ये मुद्दा भी है। सर, आपसे भी एक सवाल लेते हैं। क्या लगता है? मैं वापस आता हूं इसी मुद्दे पे, मोहनलालगंज सीट पे। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और वो सरकार का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है मोहनलालगंज सीट को लेकर के क्या टक्कर होने वाली है? नहीं, हम टक्कर की बात तो नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे, एक गीत है, यह देश है वीर जवानों का। जवान हमारे सीमा पर हैं और उनको पेंशन नहीं दी जा रही। और खुद माननीय लोग, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, सभी माननीय 4-4 पेंशन ले रहे हैं। शर्म नहीं आती है कि हमारा जवान बॉर्डर पर मर रहा है, उसको घर वाले पेंशन नहीं पा रहे हैं, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, वो शहीद हो रहा है। अग्निवीर योजना निकाली गई। अग्निवीर योजना के तहत वो शहीद हो रहा है, तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा, उसको पेंशन नहीं दी जा रही। और माननीय लोग 4-4 पेंशन ले रहे हैं। और जब इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो सब बैठ के पक्ष ताली बजा के अपने पेंशन को बढ़ोतरी कर लेते हैं। और आम सेना का जवान हो चाहे कर्मचारी हो, उसके 40-40 साल की सेवा व्यर्थ जा रही है, उसको पेंशन बुढ़ापे में नहीं मिल पा रही है। हमारा यही कहना है कि पेंशन सभी को दी जाए, या फिर अपनी भी छोड़ो। बड़े बात वाले हो अगर कह रहे हो कि कर्मचारियों की पेंशन से देश पे भार पड़ रहा है, तो अपनी भी छोड़ दो।
जिस पार्टी की हो, सब माननीय अपनी पेंशन छोड़ दें। इस बात पे कोई जवाब देना चाहेगा? बीजेपी से आप लोग हैं, कोई बोलना चाहेगा भाई अग्निवीर योजना लाए हैं आप 5 साल के लिए, वो सैनिक तो बेकार हो जाएगा, फिर क्या करेगा? नहीं, अग्निवीर योजना जो लाई गई है वो सरकार की सोची और समझी रणनीति है। सोची और समझी रणनीति के तहत ये अग्निवीर योजना लाई गई है। 4 साल जो व्यक्ति देश की सेवा करेगा, जो देश की सेवा करेगा और देश की सेवा करने के उपरांत उसको जो वहां से लाभ प्राप्त होगा वो सैनिक कहलाया जाएगा। और हमारे देश में सैनिकों की इज्जत है। जब वो रिटायर हो जाएगा तो 14 लाख रुपए सरकार उसको काम के लिए देगी। ऐसा नहीं कि उसको रिटायर होने के बाद उसको कोई काम नहीं मिलेगा। 14 लाख रुपए उसको सरकार दे रही है सिर्फ 4 महीने के काम के लिए, और उसको तनख्वाह भी दे रही है साथ में। 14 लाख रुपए से कोई भी काम कर सकता है, सम्मानित जीवन जी सकता है, और वो चाहे तो किसी अन्य जगह पर भी काम कर सकता है, क्योंकि सैनिक ईमानदार होता है। सैनिक के दाग कोई नहीं लगता है, उसके दामन पर कोई दाग नहीं लगता है। वो जिस डिपार्टमेंट में जाएगा काम करने के लिए वो उसको तुरंत काम मिल जाएगा। इसलिए अग्निवीर योजना जो है वो लाई गई है। ठीक है, अग्निवीर योजना पर तो जवाब मिल गया, लेकिन अगर मैं फिर से वापस आऊँ मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर, तो मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अभी तो कोई मैनिफेस्टो में ऐसा किसी संसदीय क्षेत्र की तो बात खैर नहीं होती है, लेकिन लगता है कभी कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का यहाँ आया इस क्षेत्र में? नहीं, माननीय अखिलेश जी आए। माननीय अखिलेश जी दुबग्गा में बड़ी रैली किए हैं। अपार जनसमूह उमड़ा। जो प्यार है आर.के. चौधरी साहब का वो दिख गया उसी दिन। कम से कम 3 लाख की भीड़ एक रैली में हुई, जो अब तक के लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी रैली किसी पार्टी के दम नहीं थी जो कर लेती। आर.के. चौधरी साहब की क्षमता है, घर घर पहुंचने वाले हैं, हर सुख दुख में आने वाले हैं। वो ऐसे नेता हैं, अगर सांसद निधि, विधायक निधि 1 करोड़ मिलती है तो 2 करोड़ का प्रस्ताव दे देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हमारे क्षेत्र में हो जाए। हमारे सांसद जी ऐसे सांसद हैं कि प्रस्ताव देने का तरीका उनके पास नहीं है, और 8 करोड़ रुपया सांसद निधि का वापस चला गया, क्षेत्र वीरान है। आर.के. चौधरी साहब ऐसे नेता हैं, चाहे वो पस्तरा का पुल हो, चाहे वो धौरारा का पुल हो, चाहे ये घुसकर का पुल हो, तीर गांव का पुल हो, ये समाजवादी पार्टी की सरकार बने हैं, आर.के. चौधरी साहब की देन है। IT सिटी वो समाजवादी पार्टी की देन है। 100 नंबर का 112 कर दिया गया। केवल इन लोगों के पास नाम बदलने का काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। 100 नंबर को 112 अखिलेश जी की देन है। 108 जो चल रही है वो अखिलेश जी की देन है। आज जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, कैंसर हॉस्पिटल बना है, अखिलेश यादव की देन है। उसका सिर्फ नाम बदलने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल नाम बदलने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। सही है, सब बोर्ड बदल, स्टेशन का नाम बदल दिया, शहरों का नाम बदल दिया। कुछ कहना चाहेंगे? तमाम नाम बदले जा रहे हैं। बिल्कुल कहना चाहेंगे। इनसे खाली एक चीज ये पूछ लो कि जब माननीय आर.के. चौधरी जी यहाँ पर विधायक थे और विधायक के साथ में मंत्री भी थे, तब यहाँ पर उन्होंने वादा किया था इस अमेठी को कि इस अमेठी को बड़ी अमेठी बना देंगे और उस अमेठी को छोटी बना देंगे। इनसे ये पूछा जाए कि क्या ये बड़ी अमेठी छोटी अमेठी हो पाई या छोटी अमेठी बड़ी अमेठी हो पाई, उनसे ये पूछा जाए। और दूसरी चीज ये है कि 8 घंटे लाइट हम लोगों को केवल मिलती थी, 24 घंटे में मात्र 8 घंटे लाइट मिलती थी। हम लोग 5 साल तक शाम को खाना चिराग जला के खाते थे। यहाँ जनता से पूछ लीजिए, शाम को लाइट हम लोग नहीं देखते थे। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, और सुबह चंदा लगा कर ट्रांसफार्मर आता था। इन लोगों से पूछ लीजिए। जो बात कही ना बत्ती के बारे में, ये बात सच है एकदम। बत्ती के बारे में एकदम सच है ये बात। और बाकी चीजों के लिए इस नेतागिरी में रहते नहीं, नेतागिरी में रहते नहीं, अपने चटनी रोटी कमाने में रहते हैं बस। और एक बात बता दें, हमने सिलेंडर अपनी बिटिया के नाम भरा था। सब्सिडी छोड़ो, सिलेंडर दूसरी जगह चल रहा हो, उसका कोई नेता से कहो कुछ नहीं देता। किसको दिया था? ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दा ये है कि फिलहाल मोहनलालगंज सीट में मैं एक बार अपील करूंगा कैमरा पर्सन से, वो दिखाएं कि किस तरीके से जनता बढ़ चढ़ करके इस पूरी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें तो मोहनलालगंज लोकसभा की अमेठी क्षेत्र में हम इस वक्त खड़े हैं, और ये छोटी अमेठी कहलाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि रोजगार की अगर बात करें, मुद्दों पर बात करें, महंगाई पर बात करें, इन सभी मुद्दों पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से दिखाएंगे कि मोहनलालगंज की जनता इस बार 2024 में किस माहौल के साथ वोट देगी। स्वागत है आपका चुनावी चौपाल में। मैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट से खड़ा हूं। जनता की राय जान रहे हैं कि इस बार 2024 के इलेक्शन में
क्या माहौल है, जनता है, बातचीत करते हैं। सर थोड़ा आगे आ जाइए, इस तरफ आ जाइए और थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए तो कम से कम बात करने में सबसे आसानी होगी। क्या नाम है सर आपका? रणवीर सिंह। सर कैसे देखते हैं यहाँ के विकास? ये विकास तो यहाँ की आप जनता से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी आई है जब से यहाँ का विकास हुआ है। सबसे पहला विकास जो इस क्षेत्र का शुरू हुआ जब ये शहीद पथ बना, उससे पहले जो कंटोनमेंट एरिया था उसके इधर बिल्कुल विकास जीरो था। यहाँ का आदमी इसलिए गिना जाता था कि मोहनलालगंज से या गोसाईगंज से अमेठी से मजदूर आएगा यहाँ मजदूरी करने। जब ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शहीद पथ बनवाया तो सारा विकास इस रोड पे आया। उसके बाद दूसरा काम किया राजनाथ सिंह ने, जो ये रिंग रोड बनाया, और रिंग रोड और शहीद पथ की वजह से ही आज मोहनलालगंज का पूरे का विकास हुआ है। इससे पहले पूरे मोहनलालगंज में मात्र साइकिल से मजदूर जाया करता था। इसमें किसी को कोई शक हो तो चैलेंज है इस बात का कि बताए कि नहीं हुआ इस बात से विकास। आप भी ले लेते हैं, सामने ही आपके सपा के कार्यकर्ता। 10 साल में हमारे सांसद जी दिखे क्षेत्र में, अरे सांसद निधि का प्रस्ताव नहीं दे पाए, विकास तो बड़ी बात है। सांसद निधि का प्रस्ताव नहीं दे पाए, वो सांसद नहीं उपयोग कर पाए, सांसद निधि नहीं उपयोग कर पाए। जो सांसद निधि वापस चली गई, केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, इसके सिवा उसके पास कोई नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए। ये भाई साहब आरटीआई डाल के पूछ लें, 2 साल की सांसद निधि कोरोना में पूरे देश के सभी 545 सांसदों की सरेंडर की गई थी। उसमें चाहे सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, डिम्पल हो, सारे के सारे देश के सभी सांसदों की सरेंडर हुई थी। उसी में मोहन इनकी भी हुई थी। उसके बाद किसी की भी 1 पैसे की भी इनकी सांसद निधि बाकी नहीं है। रहा सवाल सांसद में दिखने का, आज आप इधर के जितने धौड़ारा इस इलाके में चले जाइए, आप देखिए कि कैसी रोडें बनी हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह की रोडें बनी हुई हैं। जैसे ये सुल्तानपुर रोड थी, उससे अच्छी यहाँ गांव की रोडें बनी हुई हैं। सुल्तानपुर रोड में क्या विकास हुआ है? गोसाईगंज में आप देखते थे गड्ढे थे, गड्ढे, ट्रक फंस जाते थे। कभी कभी तो लगता था कि नाव से निकलना पड़ेगा, पैदल तो आदमी नहीं निकल सकता था। जूते हाथ में लेता था, पैंट ऊपर करता था, तब चौराहा पार करता था। आज क्या है, हाईवे पे सन से चला जाता है। क्या था इससे पहले 6 घंटे। एक और आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, ये देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जो बात है वो एक अलग बात है, क्योंकि जब वोट लेने के लिए दूसरी पार्टियां सभी कहती हैं कि हमको मुस्लिम वोट चाहिए। चुनाव आने से पहले मुलायम सिंह जी क्यों कहते हैं कि मैंने अयोध्या में गोली चलाई, मैंने अयोध्या में गोली चलाई? क्योंकि वो चाहते हैं कि 12% वोट हमको 18% वोट मिले। जब वो 18% के लिए वो ये बात कह सकते हैं कि मैंने गोली चलाई, तो भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि हम राम मंदिर बनवाएंगे तो कौन सी बुरी बात है? जी, बात ये हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं। ये मुस्लिम बाहुल कस्बा है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल लोग खड़े हुए हैं। एक भी कॉलोनी में कोई बता दे कि कोई भेदभाव किया गया हो, शौचालय में बता दे कोई भेदभाव किया गया हो, गैस सिलेंडर में कोई भेदभाव किया गया हो, आयुष्मान कार्ड में कोई भेदभाव किया गया हो? कोई भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि 80% अगर इसका कोई लाभ लिया है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही लिया है। इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चलित और चेहरा है। इस चेहरे पर हम लोग चुनाव में आए हुए हैं। और जो अभी तक बात कर रहे थे कि हम 3 लाख 4 लाख वोटों से जीतेंगे, मैं कह रहा हूं कि चुनाव कांटे का नहीं होगा, चुनाव एक तरफा होगा। तीसरी बार हमारे सांसद जी यहाँ से जीत कर जाएंगे और माननीय मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो साफ तौर पे सुन रहे हैं, आपने सुना सब। जी कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? उनका कहना तो ये है कि अब तक जितना मुस्लिम, हम आम जनता से भी एक बार पूछना चाहेंगे, कोई आम जनता से हो तो वो बात करे एक बार। यहाँ पर ही रह रहे हैं आप? यहाँ आइए, यहीं रहते हैं? कौन यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। आपको सरकारी योजना का कोई लाभ मिला? जी, लाभ तो मिला है, मेरे रिश्तेदार को लाभ मिला है, लेकिन इस बार जो युवा वोट करने वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वोट करने वाला है। ये इस वजह से नहीं वोट करने वाला है कि कोई हिंदू मुसलमान करे। कोई सवाल किया जाता है बीजेपी पार्टी से तो वो कहती है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वो डेवलपमेंट में क्यों नहीं बात करती है? वो क्यों नहीं कहती है कि हमने ये किया, ये नहीं किया? बस कश्मीर आ जाता है इसमें, पाकिस्तान आ जाता है, ये ऐसा क्यों है? वो क्यों हिंदू मुसलमान कर रही है? इसका भी जवाब ले लेते हैं। चलिए, बहुत सीनियर हैं आप ही। ये भाई साहब डेवलपमेंट की बात कहते हैं। हमारे देश में सन 14 डेवलपमेंट, इनका सेंस डेवलपमेंट का ये है कि ये युवा है, क्यों नहीं कोई यूनिवर्सिटी दे दी, क्यों नहीं कोई। उसी पे आ रहा हूँ। हमारे देश में 2014 से पहले 75 एयरपोर्ट थे। आज हमारे यहाँ 150 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। 5
5 मेट्रो सिटी थे देश में। 1 किलोमीटर मेट्रो बना के मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी कहते थे मैंने मेट्रो बनाई। आज 20 शहरों में उत्तर प्रदेश में मेट्रो चल रही है, कहीं नाम नहीं लिया जा रहा। आप नहीं समझ रहे हैं कि अगर मेट्रो चल रही है तो उसमें डेवलपमेंट नहीं है, मेट्रो चल रही है तो उसमें रोजगार नहीं है। पहले कुल 56,000 मेडिकल कॉलेज से MBBS की सीटें थीं, आज 1,01,000 मेडिकल की सीटें हैं। क्या उससे डेवलपमेंट नहीं है? क्या 1 लाख हर साल डॉक्टर पैदा होंगे? क्या उनकी जरूरत नहीं है? क्या एक डॉक्टर पैदा होता है तो केवल एक ही रोजगार मिलता है? एक डॉक्टर जब पैदा होता है तो 100 रोजगारों को वो लेकर के आता है। आज कितनी रोडें बन रही हैं, कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कितने हाईवे बन रहे हैं, कितनी मेट्रो चल रही है, कितने वंदे भारत चल रही है। इनमें रोजगार नहीं है तो क्या है? कितने अस्पताल बन रहे हैं। आपके यहाँ गोसाईगंज क्षेत्र में ही कल्याण सिंह सुपर कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, जो एशिया लेवल का इंस्टीट्यूट है। जो लोग कहते हैं यहाँ के अस्पतालों की कमी है, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। सॉरी बेटा, एशिया लेवल का जो है बना हुआ है आज, जिसमें 2,500 की OPD कैंसर की हो गई। पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग अब आ रहे हैं लखनऊ में इलाज कराने के लिए। जो आज दिल्ली में इलाज नहीं है वो आपके लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, ये भी इस बात को मान रहे हैं कि आपके रिश्तेदारों को लाभ मिला है। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? 140 करोड़ टू 150 करोड़ देश की आबादी है, और देश की आबादी में सिर्फ 80 करोड़ लोग युवा फिर क्यों है? एक एम्स बता दे जो बना हो इस सरकार में, हमें बताइए। एम्स बना है नहीं, इसकी जानकारी हमारे पास भी है। एम्स बना है नहीं जियो नहीं दिखा सकते हैं। ये लोग भी खड़े हैं, क्या नाम है भाई? यही रहते हैं। 15 लाख से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद में दम ही नहीं लिया झूठ बोलने का। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक से बढ़ के एक झूठ। मतलब एक झूठ नहीं, झूठों की सरकार हो रही है। ये बाकी जो है ये सब कहने की बातें हैं, समझे। पढ़े लिखे को पकौड़ा बिकवा रहे हैं, मतलब कुछ कोई वही नहीं। क्या करते हो जी? हम तो मजबूरी जा रहे, कभी मजबूरी गए नहीं थे। इससे पहले कभी नहीं गए। और पहले क्या करते थे? इससे पहले काम करते थे हाथ वाला, वो भी बाहर की सप्लाई बंद कर दी। वो जा ही नहीं रहा तो हम लोग करेंगे क्या? हाईवे पे रोज जाते हैं, खड़े होते हैं, 400 रुपए खाती, घर चले आते, किराया वो भी पास से जब दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीम है। ये स्थिति है। रहीम जी कह रहे हैं कि हथकरघा वाला जो काम था वो भी बंद हो गया है। अब पहले क्या करते थे भाई आप? जी हाथ वाला जरी वाला, वो बाहर सप्लाई रोक दी गई है, खाली हो गए बिल्कुल। जब बाहर जाएगी नहीं तो सप्लाई, तब तो काम चलेगा कैसे? इसके पहले वो काम भी करते थे, अब बेरोजगार हो गए। बताइए। हमारे यहाँ कारखाना है, हम दुबई से अभी भी काम करते हैं, यही जरी वाला। और रही बात की ये हिंदू मुसलमान की या भेदभाव से योजनाएं देने की, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने उम्रा खुलवाया था, जिससे पक्के मकान बन गए। दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने 2.5 लाख की आवास देके अपने आप को मालिक बना दिया। अभी जो इंदिरा योजना की बात चल रही थी, काशीराम जी की योजना की बात चल रही थी कि उन्होंने भी आवास दिए, मगर वो ठेकेदारों के द्वारा दिए और वो गरीबों का मकान नहीं बल्कि मौत का इंतजाम बन रहा था। आज प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख आपके सीधे खाते में दिए और आपको पूरी तरीके से ईमानदारी से घर बनाने के लिए आपको सहमत किया। 5 लाख का बीमा, आयुष्मान कार्ड अभी आप रिश्तेदार से 500 मांगने जाइए, नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का बीमा गरीब को दिया कि आप ना इलाज अच्छे अस्पताल में करा लीजिए। मेरे क्या भेदभाव नहीं हुआ है, और जब भेदभाव नहीं हुआ है उसके बाद में राजनीति दूरीकरण करने के लिए समाजवादी पार्टी ये भी एक कहा था MY समीकरण। उसके बाद में माननीय अखिलेश यादव जी का बयान आ गया कि मैं तो यादव वो महिला और युवा बता रहा था MY समीकरण, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहते थे कि मुस्लिम यादव समीकरण। तो ये मुद्दे बदलने की क्या जरूरत है? महिलाएं भी हैं, कुछ बात करेंगी? अरे सब लोग खड़े हैं, कुछ तो कहिए आप। महिला सुरक्षा पे ही, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलिए नहीं बोलना चाहेंगी, कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग खड़े, इन्हीं से जवाब लेते हैं। तमाम तरीके की चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय उठा रहा है। चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ ये आप बता दें, हमारे क्षेत्र की आबादी लगभग 50,000 से कम नहीं होगी। एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो तो बताएं। गोसाईगंज जो काम हो गोसाईगंज जाना पड़ता है। सांसद जी आप जानते हैं उनके नशा मुक्त अभियान चलाते हैं और उनके घर में दारू पी के गोली चलती है। सांसद जी के लड़के से गोली चलती है और एक श्रीवास्तव मारा जाता है। जब उनका घर ही नहीं सुरक्षित है, उनका बेटा नशे के लत से मर गया और उनका बेटा मर्डर किया। सरकार की
बात है, सरकार होने की वजह से उसको सरकार ने बचाया है केवल। ठीक है, मोहनलालगंज में हम थे, छोटी अमेठी में। यहाँ पर लोगों की राय जानी। मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि आप एक बार जनता को दिखा दें। जनता जनार्दन है, वो किसको इस बार चुनाव में जितवाती है ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो 2 बार के पहले भी सांसद रह चुके हैं। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौशल किशोर को टिकट मिला है। कहीं ना कहीं लोगों की बातों से समझ आया कि जो टक्कर है वो आर.के. चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं कौशल किशोर, उन्हीं के बीच है। फिलहाल चुनावी चौपाल में मोहनलालगंज से इतना ही। फिर मिलेंगे आपको चुनावी चौपाल के साथ किसी और लोकसभा सीट के साथ।